चलिए जी, हम लोग केमिस्ट्री का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे और थोड़ा फटाफट पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन जो एनडीए में 2023 में आए हुए हैं उन सवालों को। ठीक है ना। चलिए, केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। अब इसमें लिखा है कि ये जो सवाल है जो कि 2023 में पूछा गया था, तो थोड़ा सा इस सवाल को पढ़ लेते हैं किसका सवाल आता है, लेकिन कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2022। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2022 में रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करता नहीं है। अब चूंकि ये 2023 में सवाल पूछा गया था, तो हमारे लिए ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है केमिस्ट्री का सवाल, लेकिन करंट अफेयर्स का सवाल है ये। ठीक है ना। तो 2022 ना करके 2023 कर देते हैं, क्योंकि साल आया होगा, या जब पेपर हमारा होगा उस समय तक अगर केमिस्ट्री का 2024 का अगर नोबेल प्राइज आ चुका होगा तो हमें वो देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन ले लिया है मैंने, आंसर को हम अपने हिसाब से करेंगे जो करंट हिसाब से है ये। ठीक है, तो हम 2023 करेंगे क्योंकि 2024 का आया नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या है, जो तीन लोग हैं इसमें है आपके मोंगी बेवेंडी, ये मोंगी बेवेंडी है। ठीक है, दूसरा है लुइस बर्न्स और एलेक्सी एकिमोव। ये तीन लोगों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, आजकल थोड़ा सा दो तीन लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, तो इन तीनों ने एक ही टॉपिक पे काम किया। अभी टॉपिक भी पढ़ेंगे हम लोग। पहले देखते हैं कि ये नाम समझ लेते हैं, नाम क्या क्या है। पहला नाम है आपका मोंगी बेवेंडी, दूसरा है लुइस ब्रश और एलेक्सी आई इकिमोव। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, चाहे आपका नोबेल पीस प्राइज हो। ठीक है ना, अलग अलग होते हैं, इकोनॉमिक्स के हो, बायोलॉजी का मतलब मेडिसिन में होता है, बायोलॉजी बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, ये तीन हो गए, ये समझ में आ गया। आगे बढ़े। अब ये सिर्फ एक है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको और आगे देखे जाए तो वो सवाल आपसे पूछ सकता है, बल्कि पूछे भी गया एग्जाम के अंदर, आई थिंक यूपीएससी में पूछा गया हुआ है कि ये किस टॉपिक पे उन्होंने काम किया हुआ है, किस टॉपिक पे काम किया हुआ है। ठीक है, अभी तक नाम है, ठीक है, नाम तक है, लेकिन ये एनडीए का सवाल था। अब एनडीए छोटे लेवल का है, 12th क्लास का एनडीए होता है, आप सिविल सर्विसेज के कर रहे हो, इसलिए हमें अपने हिसाब से तैयारी करनी है। हमें वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, हम लोग ये दे सकते हैं कि क्या सवाल आ रहे हैं, बट हमें अपने हिसाब से तैयारी करना है। तो एक तो समझ में आगे कौन बंदे हैं, दूसरा क्या आ रहा है कि किस टॉपिक पे किया। तो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक को समझते कौन सा टॉपिक है ये टॉपिक पे इन्होंने काम किया है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स के ऊपर काम करने की, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए किया गया है। क्वांटम क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, क्वांटम मतलब छोटा, बहुत छोटे लेवल पर जो है वो चीजें होती हैं, वो है क्वांटम लेवल पे। आपने क्वांटम कंप्यूटिंग नाम सुना होगा। ठीक है, भविष्य का कंप्यूटर जो है वो क्वांटम लेवल पे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे जाकर छोटे चीजें जो हो रही हैं, चीजें जो है बिल्कुल जो है छोटी छोटी क्वांटम लेवल पे जब चीजें काम, क्वांटम लेवल पर जो चीजें हैं वो बहुत अलग लेवल पे काम करती है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स जो आप सुना होगा कि चीजें इतनी छोटी हो जाए कि उनका, जब ये बहुत 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 छोटी होती है तो उनकी केमिस्ट्री, उनका फिजिक्स बहुत अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, तो उसके अलग एक क्वांटम मैकेनिज्म होता है, अलग थ्योरी होती है। ठीक है, समझ में आ गया, फॉर डिस्कवरी एंड क्वांटम डॉट्स, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उन्होंने 80s और 90s के दशक में काम किया था लोगों ने। दे आल्सो डेवलप मेथड टू सिंथेसाइज एंड कंट्रोल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस नैनोमीटर साइज सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। क्या थे ये, इतने छोटे छोटे क्रिस्टल से नैनोमीटर साइज सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। हम क्वांटम डॉट की बात कर रहे थे ना, मैंने आपको बोला बहुत छोटा, बहुत छोटा। कितना छोटा, नैनोमीटर साइज का, नैनोमीटर साइज का, यही नैनोमीटर होता है ना, नैनोमीटर साइज का, उसके क्रिस्टल्स को हम डेवलप करने में कामयाब हुए। इन लोगों ने क्या किया था, इतने छोटे छोटे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स को इन्होंने डेवलप कर लिया था। ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो आप अगर ऐसी एक मशीन बनाते हो, लेट सपोज आपको एक ऑपरेशन करना है जिसके अंदर कोई नस है, आर्टरी है, ठीक है, उसके अंदर ब्लॉकेज हो रखा है, और वहां पे जाकर आप जो है एक रोबोट भेजना चाहते हो, तो वह सेमीकंडक्टर का उस लेवल पे मशीन बनानी पड़ेगी ना, तो इतनी छोटी मशीन बनानी पड़ेगी ना आपको। ठीक है, हर चीज छोटी छोटी हो जाएगी। तो नैनोमीटर साइज सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स को ये लोग सिंथेसाइज करने में कामयाब हुए। कौन, मोंगी बेवेंडी, लुइस ब्रश और एलेक्सी। और ये चीज जो क्वेश्चन है अभी हम केमिस्ट्री का देख रहे हैं, ये चीज आप फिजिक्स का भी देखोगे,
ये चीज आप मेडिकल का भी देखोगे आप, ठीक है ना। क्वेश्चन हम भले केमिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप को तैयार करना है, जिस तरह बताया मैंने आपको, तीनों तैयार करके आपको उस टॉपिक को भी था, क्योंकि हो सकता है सवाल आपसे वो मैच द फॉलोइंग का पूछ ले, इस तरह से पूछ ले, ठीक है ना। थोड़ा सा समझना है कि अगर हमेशा अपने आप को ना मुश्किल सवाल की तरफ लेके करना, कि हाँ अगर सवाल मुश्किल आ जाए, वैसे तो यूपीएससी में आएगा, आप यूपीएससी में बहुत कम संभावना है कि वो 2022, 23, 24 वालों को मैच द फॉलोइंग करा दे, कि 22 वालों ने क्या खोजा किया था, 21 वालों ने क्या खोज की थी, बहुत कम संभावना है। ये काम यूपीएससी ज्यादा करता है, पीसीएस कम करता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि नोबेल प्राइज के ऊपर हर बार वो बहुत बेसिक सवाल नहीं पूछेगा कि बताओ इस बार केमिस्ट्री का किसको मिल गया, मुश्किल भी कर सकता है, तो मुश्किल ही तैयार रहना, बस ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए आगे, हम नैनोमीटर पढ़ लिया 10 मिनट, अब थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको पता ही है कि मेगा किसे कहते हैं, हम कहते हैं मेगा स्ट्रक्चर बन गए, बड़े बड़े मेगा, बहुत बड़े बड़े। तो मेगा अमूमन जो है वो 10⁸ आ गया, नहीं 8 नहीं 6 है, 6 देखिए 10⁶ है, ठीक है। ये है मेगा, ठीक है। क्या है ये? नहीं मेगा, मेगा नहीं रहता ना, मेगा मेगा हमसे बड़े में आता है, मेगा मीन्स बड़ा। देखिए देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, तो जब 6 जीरो होंगे या तो इसको ऐसे लिख लो या तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है ना। अगर 3 होंगे जीरो, या तो इसको 1000 कर लो या इसको ऐसे कर लो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे तक जा रहा है, यानी कि ये ऊपर बिग है, नीचे स्मॉल है, ये इस तरह से मूव किया है, ठीक है। तो ऊपर वाले बिग है, मेगा बड़ा होता है, 10⁶ हो गया, किलो 10⁻³ हो गया, पता ना कि। फिर डेसी 10⁻⁻1, -1 है, डेसी मीन -1, ध्यान रखना इस बात का। तो ये यूनिट्स के ऊपर आता है, फिजिक्स का सवाल है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अच्छा, -1 का मतलब क्या है, अगर ऐसा लिखा गया है या तो ऐसे लिख सकते हो या -1 कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया, इसको या तो ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, या मान लो एक है उसके नीचे 2 जीरो है, 100 है, या तो उसको ऐसा लिख लो या इसको 10⁻, जितने जीरो होंगे -2 कर लो, माइनस का मतलब 1⁻, ये आ जाएगा। अच्छा अब बताओ मुझे क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे हम लोग? 10 -4, 1 2 3 4, ठीक है ना। एक सवाल तो ये बन जाएगा आपके, तो यही बेसिक पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और आप दूसरा सवाल एग्जाम में क्या आया था, तो पूछेगा डेसी क्या होता है, सवाल डाल देगा डेसी की, 4 सवाल डाल देगा, जैसे पूछा गया था उनको, ये बताओ डेसी क्या है, 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻3, 10⁻4। अब आप बताएं डेसी क्या चीज है इसके अंदर, समझ आ गया सवाल कैसा आया था, ठीक है। तो बताया भाई डेसी होता है, ठीक है। क्या का मतलब प्लस पे आता है वो, ठीक है। फिर सेंटी -2 सेंटी, ठीक है। मिली -3, ठीक है। माइक्रो -6, तो मेगा, अगर मेगा 6 है तो माइक्रो जो है -6 है, ठीक है। नैनो -9, और पीको जो है वो -12 है। तो ये फिजिक्स भी हमने पढ़ लिया, केमिस्ट्री और थोड़ा देख रहे थे, नैनो वाला देख रहे थे, ये हम लोग थोड़ा फिजिक्स के सवाल भी आ गया। हाँ पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए क्या चीज है, डेसी, डेका, नैनो, पिको, फेवो, क्या क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए आप, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस, एपरेटस मतलब बर्तन, उपकरण जो लैब में होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग बेंजीन एंड वाटर मिक्सचर। अब यहाँ पर केमिस्ट्री का ज्यादा पूछ रहे हैं आप, देखते हैं केमिस्ट्री निकाल पाते निकाल। निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग बेंजीन और जल के मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है? अब दो तरह की चीजें हमें यहाँ पे, एक है बेंजीन, बाकी को केमिस्ट्री नहीं आती ना, बेंजीन और वाटर है, ठीक है। दो अलग अलग प्रकार के लिक्विड है, ठीक है। एक बेंजीन है और एक वाटर है। तो पहले समझो, तो जब, अब देखिए, या तो दो लिक्विड एक जैसी हो, जैसे कि पानी के अंदर आपने दूध मिला दिया, दो लिक्विड एक जैसी, ठीक है। या पानी के अंदर आपने थम्स अप मिला दी, कोल्ड ड्रिंक मिला दी, शराब मिला दी, दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। एक है
पानी और एक है केरोसिन ऑयल। अब आपने मिलाया, मिक्स किया, नहीं मिलेगा, दो अलग अलग चीजें आती है, ठीक है ना। पहली वाली उसमें क्या था कि दोनों एक ही प्रकार की थी, अलग अलग चीजें लेकिन प्रकार एक ही था, टाइप एक ही था, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे शराब हो, चाहे कुछ हो, एक ही था, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला क्या है, केरोसिन ऑयल है और वाटर है, ये दोनों अलग हैं। तो बेंजीन भी जो है वो अलग तरीका का है। बेंजीन जो है वो पानी की तरह नहीं है। तो जब आप इसको रखोगे तो आप देखोगे क्या कि पानी अगर मानो भारी है तो पानी नीचे आ जाएगा और बेंजीन इसके ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा, ये ना बेंजीन आ जाएगा ना। तो अब इसको आसानी से निकाला जा सकता है कि भाई ऐसा कुछ कर दें कि नीचे वाला पहले निकल जाए, नीचे से निकल जाए, क्योंकि दोनों मिक्स नहीं हुए हैं दोनों। समझ में आ रहा है कि पहले समझो कि क्या चीज है, किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि दो अलग अलग प्रकार के लिक्विड हैं, वो कह रहे हैं हम कर दे तो उसमें दोनों अलग अलग कैसे करोगे। दूध और पानी को अगर दोनों एक मिक्स हो जाते हैं, अलग अलग नहीं हो पाते हैं, है ना, तो उसको जब अलग करना होता है तो आप देखो उसको क्या करोगे, उसको बॉइलिंग पॉइंट पे अलग करते हो, क्योंकि दूध अलग बॉइलिंग पॉइंट पे काम करता है और मिल्क का अलग बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। दूध जब आप उबालते हो दूध पहले पानी पहले उबल जाता है, दूध बाद में उबलता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बाद में आता है, ठीक है। तो वो तरीका अलग है, इवेपोरेशन के माध्यम से कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन जब दो अलग अलग क्वालिटी के हैं तो जब मिक्स करो तो नीचे वाला भारी आ जाएगा, भारी वाला नीचे आएगा, हल्का वाला ऊपर आ जाएगा। सेम आप देखते नहीं कि पानी अगर नीचे आ जाए और कैल्शियम ऑयल ऊपर आ जाता है, ऑयल जो होता है वो ऊपर हो जाता है, आता है ना, पानी के ऊपर तेल तैरता रहता है, ठीक है। तो इनको अलग करने का तरीका होता है कि ऐसे किसी बर्तन में डाल दें जिसमें से नीचे से इसको निकाल लिया जाए और ये इसको अलग घटा कर लिया जाए, इसको अलग घटा कर लिया जाए, इसको अलग निकाल दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे चीज को जो हम बोलते हैं वो सेपरेटिंग फनल बोलते हैं, सेपरेट करने वाला फनल। देखो जैसा ये दो अलग अलग प्रकार के लिक्विड है, हाई डेंसिटी वाला लिक्विड नीचे है, लो डेंसिटी लिक्विड ऊपर है, ठीक है। तो हाई वाले को खोल के नीचे से निकाल ले जाएंगे। तो पानी और केरोसिन ऑयल भी इस तरह से निकल सकता है, सेपरेटिंग फनल, क्या बोलते हैं इसका अंग्रेजी नाम है सेपरेटिंग फनल, सेपरेट करने वाला। ये आपके केमिस्ट्री के लैब में आप लोगों ने देखा होगा, सब 11th 12th का जो क्लास में आप देखते होंगे, तो इस तरह समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर तीन चार नाम और दिए हुए हैं, ठीक है। एक है राउंड बॉटम फ्लास्क। अब राउंड बॉटम फ्लास्क कैसा हो सकता है, गोल गोल सा फ्लास्क, ये राउंड बॉटम, ठीक है। आपने नीचे जो है राउंड है, तो क्या राउंड बटन फ्लास्क से ये चीज अलग हो सकती है, नहीं अलग हो, कहां, उसमें छेद ही नहीं है निकालने का, कहां निकालोगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या दिया था, कॉनिकल फ्लास्क, शंक्वाकार फ्लास्क, कॉनिकल कॉनिकल मतलब ऐसा कौन शेप का, उससे निकल सकता है, नहीं निकल सकता, इसके अंदर भी नहीं है। और तीसरा वाला क्या दिया था, सेपरेटिंग फ्लास्क, चौथा था डीन एंड स्टार्क एपरेटस दिया था, जो इस तरह कुछ होता है, इससे भी नहीं निकलेगा, नहीं। तो कुछ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि चीजें अगर प्योर केमिस्ट्री के लेवल पे आ जाए पीसीएस के अंदर तो भी आप हैंडल कर पाओ चीजें, क्योंकि एनडीए के अंदर आपको बेसिक से प्योर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा तैयार हो उसके लिए, ठीक है ना। यहां तक ठीक है, समझना क्या, आगे बढ़े, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाई गई लोहे की कील का रंग बदलकर भूरा हो जाता है, एन आयरन नेल डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यानी कि एक हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये ऐसा है, ठीक है, CuSO4 होगा, ऐसा होता है ना, एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जिसके अंदर लोहे की कील को डाल दिया गया, लोहे की कील डाल दिया गया, ठीक है। जिसका कहता है कि इसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाएगा, मतलब कील अगर आपके मान लो येलो कलर, व्हाइट कलर की होती है, सिल्वर कलर की होती है, तो उसको डालेंगे तो वो कॉपर के कलर की बन जाएगी, यानी ब्राउन कलर की बन जाएगी, सॉरी, आ जाएगी, ये बोल रहे हैं, ठीक है। ये बोल रहा है, क्या बोला है, कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाई गई लोहे की कील का रंग बदलकर भूरा हो जाता है, ऐसा निम्नलिखित में से किस प्रकार के अभिक्रिया के कारण होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या क्या ऐसा होता है, दिस इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन, यहां पूछा है टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन हो रहा है क्योंकि रंग बदल रहा है, इसका रिएक्शन हो रहा है, किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिक रिएक्शंस के बारे में तीन चार रिएक्शंस पता होना चाहिए, वो बात की गई है। एक तो आंसर होगा, वो रिएक्शन होगा, बाकी तीन हम और पढ़ लेंगे रिएक्शन किस तरह के होंगे, समझ में आ गया। तो आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सा होगा, संकलन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन स्थापना अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो ये बेसिक बेसिक सा है, आप कहते हैं इसमें है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का? डी, ऑप्शन डी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन प्रक्रिया। ये क्या है? अभी बोलोगे ये क्या चीज क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस मतलब किसी को डिस्प्लेस कर देना, अपनी जगह से हिला देगा, खिसका देना, डिस्प्लेस कर देना, ठीक है ना। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, समझना बात को, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। पढ़ा करें हम लोगों ने। मान लीजिए कि दो लोग हैं, ठीक है, दो लोगों में दोस्ती है ए और बी के अंदर, तीसरा व्यक्ति अलग से है, ठीक है। अब ये व्यक्ति अब इनसे मिलने गया तो देखता क्या है, ये ज्यादा फ्रेंडली नेचर का बंदा है, क्या करेगा, वो बी से बड़ी सी दोस्ती कर लेगा और ए को रिप्लेस कर देगा, ए को निकाल देगा और बी से, तो सी और बी की दोस्ती हो जाएगी। तो यहां पर समझिए कि जो रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, वो पहले वाले कम रिएक्टिव को किनारे कर देगा, खुद चला जाएगा। तो चूंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो वो वहां पर जाकर कॉपर जो है इस पर रिएक्ट कर रहा होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है, कॉपर और आयरन के बीच में कॉपर ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, तो वो आयरन को रिप्लेस करता है अपनी जगह से। समझ में आ रही है? इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे Fe प्लस CuSO4, FeSO4 और CO अलग से हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये रिएक्शन लिखा नहीं गया, लेकिन मतलब समझ में आ गया ना, यही है ना। इन केस आयरन डिस्प्लेसेस, सॉरी आयरन ने डिस्प्लेस किया है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, उल्टा बोल गया, ठीक है। ये CuSO4 का था, ठीक है। तो आयरन ने डिस्प्लेस किया, जो यहाँ आयरन ने डिस्प्लेस किया कॉपर को, और FeSO4 बन गया, Fe2SO4 बन गया, वही हो रहा है, ठीक है। Fe2SO4 और CO अलग हो जाएगा। तो आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को किनारे करके अपना रिएक्शन कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए उसका रंग जो वो हो गया, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव कॉपर, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है कि ज्यादा हो रहा है केमिस्ट्री, समझ सिंपल है केमिस्ट्री में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब दो तीन रिएक्शन और हैं, ठीक है, हिंदी में लिखा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट को गोल में आया तो गोल्डन हो रहा है, ठीक है। अब दो तीन रिएक्शन और हैं, इसको पढ़ लेते हैं। एक है एडिशनल रिएक्शन, हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये, ठीक है। डबल बॉन्ड जब होते हैं, ठीक है, जब भी डबल बॉन्ड होंगे, मान लो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये तो पता ही आपको, ठीक है। तो डबल बॉन्ड होंगे तो अगर इनमें रिएक्शन होगा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और एक यहाँ पे खाली हो जाएगा, इनकी जगह एक्स और वाई लग जाएगा, एडिशनल हो गया। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, आधा इधर, तो अभी स्पेस खाली हुई तो ये एक्स यहां चला जाएगा और वाई यहां चला जाएगा। इसको इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं एडिशनल रिएक्शन, ऐड हो रहा है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिया, एडिशनल रिएक्शन देख लिया हम लोगों ने। एडिशनल वाला डबल बॉन्ड में होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉपर के ये सिंगल बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, कॉपर का ये होता है ना ये। और ये डिपेंड सिर्फ करता है कि कार्बन की कितने वैलेंसी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा बताओ, इसमें ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ट्रिपल बॉन्ड का, 3 बॉन्ड है ना, इनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। इनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? पहले एक बॉन्ड को तोड़ोगे, फिर दूसरे बॉन्ड को तोड़ोगे, फिर तीसरे बॉन्ड को तोड़ोगे, कितनी मजबूती से है ये। सिंगल बॉन्ड को तुरंत तोड़ सकते हो उससे, ठीक है ना। तो ये डबल बॉन्ड का जब रिएक्शन हुआ तो ये स्पेस खाली हुआ, ये रिएक्शन हो गया, इसे एडिशनल रिएक्शन कहते हैं। चलिए फिर मुझे पता केमिस्ट्री ज्यादा हो रही है, लेकिन बेसिक केमिस्ट्री है यार, ये समझ लो, बेसिक केमिस्ट्री है, कुछ छोटा मोटा ही केमिस्ट्री है, ज्यादा केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन इतनी केमिस्ट्री तो उम्मीद करता है आयोग की आपको आनी चाहिए, बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ये क्या बोल रहा है कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ये ब्रेक डाउन होकर 2 अलग अलग रिएक्शन बन जाए, इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन वाला, डिकम्पोज हो जाए। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? बड़ा चीज जो है डिकम्पोज छोटे छोटे हो जाता है, डिकम्पोज तो ना, एक डिकम्पोज हो रहा है। NaCl बड़ा होता है, नमक है NaCl, जब रिएक्शन करेगा तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया। टाइप ऑफ रिएक्शन है। ट्रेडिशनल रिएक्शन देख लिया हमने, डिकम्पोज वाला भी देख लिया, और पहले तीसरा क्या था? डिस्प्लेसमेंट वाला हो गया। तो
टाइप ऑफ रिएक्शन है बेसिक। मैं ज्यादा आपको थ्योरी नहीं दे रहा हूँ, बस आपको पता लग जाए कि यार इस तरह कि मान लो रिएक्शन वाला सवाल आ जाए तो आप लोग कुछ दिमाग लगा पाओ। तो हवा तो लगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या चीज, है ना। तो सिंपल सिंपल मैंने रखा जिससे कि आप लोग फोटो देखकर आइडिया लगा पाओ कि हाँ किस तरह का रिएक्शन होगा। ठीक है, एक है सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, कुछ भी यहाँ पर जैसे कि ये आपका ये आपका बेंजीन होता है ये, ठीक है ना, एरोमेटिक चेन है, बेंजीन है, ठीक है। क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन क्या करेगा, एच को हटाकर खुद लग जाएगी यहाँ पर, आ गई क्लोरीन आ गई। तो सब्स्टिट्यूट किया, इसने एच को निकालकर खुद लग गई तो लगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर दिया। हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, ये इसका सब्स्टिट्यूट है, खुद हटाया खुद लग गया जाके। तो चूंकि यहाँ पर क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, इसने क्या किया, हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन यहाँ कर दिया और खुद जाकर लग गया, इसको बोल सब्स्टिट्यूशन दिया। तो 3 तरह के रिएक्शन जो एग्जाम में पूछे गए थे उन्होंने, उसमें एक सही आंसर था, वो पढ़ लिया हम डिस्प्लेसमेंट वाला, और साथ तीनों पढ़ लिए कि हमें एक आइडिया मिल गया कि किस तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल गया। यहां तक कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं आती है? समझ में आ रहा है तुम्हें, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। बहुत बेसिक सी केमिस्ट्री है, मुझे पता है कि तुम्हारा 11th-12th केमिस्ट्री नहीं है, बट एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो नहीं देखेगा, वो बेसिक सवाल पूछ ही लेगा आपसे। वो थोड़ा सा लेवल ऊपर है, कोशिश करना कि थोड़ी बहुत केमिस्ट्री, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स, ये सब आपको आती है। क्या वहां एक्सक्यूज नहीं कर सकते आप यार, वहां पे एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि हमें, अरे हम तो 10th में तो केमिस्ट्री छोड़ दी थी हमने, तो 11th में तो हमने आर्ट्स ले लिया था, ठीक है, तो एक्सक्यूज नहीं है। चलिए, अब सबसे अच्छी बात क्या एनडीए में क्या है, बड़े प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं वो लोग, मतलब कुछ कुछ ऐसे सवाल है जो बड़े प्रैक्टिकल टाइप के हैं। जैसे ये सवाल आ गया, कटे हुए सेब में, एक कटा हुआ सेब आपने लिया, काट दिया, और आप क्या देखते हो कि उसके अंदर भूरा कलर हो जाता है वो। अगर सेब को काट के रख दो तो कुछ समय के बाद व्हाइट व्हाइट सेब दिया ऐसा सब हल्का हल्का ब्राउन कलर हो जाता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, कटे हुए सेब के ब्राउनिंग को किस प्रकार कम से कम किया जा सकता है, ये भूरे से भूरा कम हो। अभी अब दो घरेलू सवाल आ गया कि नहीं आ गया? आज आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से कम किया जाता है, जिसके बाद अब अगली बार सेब खाओगे तो आप अपने सेब को बचा पाओगे कि आपने आधा खाया और आधा रख दिया तो ब्राउनिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तो एक्सपीरियंस तो किया है ना आप लोगों ने, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दिए उन्होंने। पहला क्या है कि खाने वाली शक्कर का उपयोग करें, यानी इसमें खाने की शक्कर को छिड़क दें इसके ऊपर, तो ये समझ जाएगा। चलो आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है। किसी पात्र में रख दें, डब्बे में रख दें जिससे कि हवा ना लगे इसको। नींबू का रस उसका प्रयोग करें, इसमें नींबू निचोड़ दें इसके ऊपर, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक होता है, ठीक है, उसका प्रयोग करें। तो क्या कौन सा आंसर आपका होना चाहिए? आपने कहा डी। आप बताइए, कुछ प्रैक्टिकल आपने कभी अनुभव किया, कुछ कोशिश की हो कभी? पहले ये जो रिएक्शन होता है ये होता है एंजाइम्स की वजह से। किसकी वजह से? एंजाइम्स की वजह से, ठीक है। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है, ठीक है, रिएक्शन होता है, ठीक है, जो ये ऑक्सीजन के एक्सपोज करते हैं उसमें आता है। लेकिन आंसर क्या है? सी है। इसमें क्या होगा, लेमन जूस अगर छिड़क देंगे इसके ऊपर तो ये जो ये एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है वो थोड़ा छिड़क दो, थोड़ी पूरा पूरा चार्ट बना दो उसका, हल्का वो छिड़क, जैसे कि एंजाइमेटिक रिएक्शन स्लो हो जाए। एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो स्लो कर देते हैं, जीरो नहीं करेगा, स्लो कर देगा, ठीक है। द ascorbic acid vitamin C in lemon juice prevents browning by lowering the pH and acting as an antioxidant, ठीक है। तो लोअरिंग ऑफ पीएच का मतलब है कि एसिडिक कर देगा, ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। कुल मिला के समझ लीजिए कि सेब वाला है, सेब पे हल्का सा नींबू छिड़क दोगे तो वो भूरा नहीं होगा जल्दी। नहीं, अपना हर चीज का अपना अलग अलग सिस्टम है, उसके उसमें उसमें अलग तरीके के एंजाइम्स होते होंगे ना वहां पे। तो वो नींबू में कौन से एंजाइमेटिक प्रोसेस हो रहा है? जो सेब में और नींबू में एक ही तरह का एंजाइम्स है, अलग अलग एंजाइम्स हैं, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग क्रिया। यहाँ फिलहाल सेब को बचाने की जद्दोजहद चल रही है कि सेब कैसे बचाया जाए। सेब बच रहा है वो भी तो बचाया है वो। हाँ, तो नींबू का सवाल भी आएगा, नींबू वाला तो बता दूंगा कि नींबू वाला कैसे बचाया सकता है, ठीक है। नींबू को फ्रिज में देते हैं हम लोग, थोड़ा देखो नेचुरल तरीके से तो चीजें जाएंगी, खराब तो होंगी। आप रखोगे धीरे धीरे उसमें एंजाइमेटिक प्रोसेस होगा ही होगा। स्लो डाउन कैसे कर सकते हैं? नींबू के लिए कुछ और तरीका होगा स्लो डाउन करने का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? नींबू के रस को आप जाके चाट बना सकते हो। अच्छा, अब एक और लीजिए, अच्छा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल सवाल जो घरेलू इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग।
दही के रखने के लिए दही होता है कर्ड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पद्धति सही नहीं है? क्या है? तीन है कि अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द करेक्ट मेथड फॉर कीपिंग द कर्ड। नीचे आंसर नंबर देखिएगा, ठीक है। ठीक है, पहला, जंग रोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रखना। कहता है कि हमें दही किसमें नहीं रखना चाहिए। अब आप देखते हैं कि आप लोग घर का किचन में कितना मम्मी का हाथ बटाते हो, देखते हैं। स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रखना, क्या दही को रख सकते हैं जिससे खराब ना हो? ठीक है। तांबे के बर्तन में क्या दही रख सकते हैं? क्या प्लास्टिक के बर्तन में रख सकते हैं दही को? ठीक है। कांच के बर्तन में रख सकते हैं दही को? हाँ बताइए, आप बताइए। ऐसा कैसे ऐसे बना रहे हो? क्या हूँ क्या, बताओ ना, चार में आंसर कौन सा है? आप प्लास्टिक वाला, आप बताइए। तांबे वाला, आप बताइए। तांबा, आप? तांबा, आप? डी, कांच का बर्तन। सी, प्लास्टिक के बर्तन। ठीक है, आप बताइए। बी, तो बी वाले बिल्कुल सही। तांबे के बर्तन में भैया नहीं रखा जाता दही को। हाँ तो नहीं पता ना, कांच के बर्तन के आपने कभी गए नहीं क्या रेस्टोरेंट में? कांच के बर्तन में आपको खाना मिल जाता। कांच वैसे अनरिएक्टिव होता है, रिएक्ट करता ही नहीं कांच तो किसी से। लेकिन सर मेरे वहाँ एक तांबे का गिलास है। मत करो मत करो, क्योंकि उसमें रिएक्शन होता है। कर्ड इज एसिडिक एंड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद कॉपर अ रिएक्शन कैन अकर दैट may लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि तांबे के अंदर पानी भी आता है, उसमें कभी दूध दही नहीं खाया जाता इसके अंदर। ये तो हमारे घरेलू घरेलू चीजें हैं ये तो। वही मैंने सोची कि रखा है ये गलत है। अब जाके मम्मी से मना करना कि मम्मी गलत कर रही हो, पढ़ के आए हैं हम साइंस को, है ना। स्कूल में पढ़ा गया था लेकिन समझ में अब आया है हमें। जब कोचिंग का है, पढ़ा तो स्कूल में दिया गया था लेकिन समझ में अब आया है हमें कि अगर कर्ड एसिडिक है, अगर कर्ड एसिडिक है, ठीक है, कर्ड बेसिक नहीं है, कर्ड एसिडिक है। एसिडिक मतलब पीएच के स्केल के अंदर कर्ड कहां होगा? 7 के बाद होगा, 7 के पहले यहाँ पर, यहाँ 6 होगा। अरे यहाँ पे ये एसिडिक होता है, ये बेसिक होता है, पता लगा कुछ है पता? ठीक है। पानी जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये है। कोल्ड ड्रिंक कहाँ होगी आपकी? यहाँ। थम्स अप, हमारी हमारी थम्स अप यहाँ पर है, 2-3 नंबर पर चल रही होगी। आपकी टूटी उटी यहाँ के आसपास कहीं होगी, ठीक है। Additionally, the acidity of the curd can cause copper to leach into curd, which is not safe for consumption. ठीक है, वो कॉपर खराब कर देगा अल्टीमेटली। समझ में आ गया? अब ये सब क्वेश्चन क्या है ना, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इस तरह के ना प्रैक्टिकल सवाल पूछ लेते हैं आपसे, छोटे मोटे सवाल। तो आप ये देखो कि सवाल जो दो तरह के आ रहे हैं, एक तो प्योर साइंस पूछी जा रही है, प्योर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स की पूछी जा रही है, और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछे जा रहे हैं। दोनों तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कौन से हाइड्रोकार्बन्स को उनके क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है? Which of the following hydrocarbons are arranged as per the increasing order of their boiling point? अब पहले दो स्क्रीन समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ केमिस्ट्री में थोड़ा सा जो नए लोग हैं, हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? कोई भी चीज जो कि कार्बन से और हाइड्रोजन से बनी होती है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अगर मान लो सी एक ही कार्बन है और इसके 4 हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, तो क्या बन गया ये? CH4 होगा। ये क्या होगा? मीथेन। एक सी है। और अगर 2 सी लिख जाए, ये असल में जो साइंस पढ़े बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो साइंस को छोड़ के बच रहे हैं उनके लिए, तो अगर 2 सी लग जाए तो C2H6 होगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये कौन सा है? इथेन, इथेन, ठीक है। और 3 हो जाएगा सी तो प्रोपेन, 4 हो जाएगा तो बुटेन, 5 हो जाएगा, ठीक है, तो पेंटेन। तो जो ये सब आ रहा है ना, मीथेन मतलब 1 सी, ठीक है, ब्यूटेन मतलब 4 सी, प्रोपेन मतलब 3 सी, हेप्टेन मतलब 7 सी। समझ में आ गई? ये समझ में आ गया क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह की चीजें। अब आपको सवाल ये बताना है कि इनको अरेंज करना है इनके बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट से, यानी कि कम से लेकर ज्यादा तक। सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा और ज्यादा किसका होगा, ठीक है।
बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? मीथेन, बुटेन, प्रोपेन, हेप्टेन पहला, या बी प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन, या सी प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, मेथेन, या डी ऑक्टेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, प्रोपेन? कौन सा राइट है? आठ। आपने कहा बी, क्यों कहा आपने? आप बताइए आपके आंसर, आप बताओ। सी, आप बताओ। बी, आप बताओ। क्यों आपने बी या सी क्यों बोला आपने? ऐसा क्या क्या लॉजिक दिया आपने? प्रोपेन कितना है? 3, ब्यूटेन 4, हेप्टेन 7, मीथेन 1। तो कह रहे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ऊपर देखें, 3, 4, 5, 8, जितने कार्बन लगते जाएंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। भी सही है, जितने कार्बन बढ़ते गए उतना बड़ा होता गया, उतनी एरोमेटिक चेंज जो है बढ़ती चली गई, और आपका उतना उतना ही जो मजबूती से बड़ा होता चला गया। तो मीथेन सबसे उसमें आएगा, ठीक है ना? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन जनरली इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है उनका, ठीक है? एक सी होगा तो एक CH4 होगा तो मीथेन तो छोटा होगा, छोटा मॉलिक्यूलर वेट है। अगर 2 कार्बन लगे हुए हैं, इथेन है तो थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है? तो उसकी लेंथ बढ़ गई, और उसके बढ़ने से इसका जो वेंडर वॉल फोर्सेस हैं आपस में, जो जो कार्बन जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, वो ताकत और बढ़ गई, ठीक है ना? तो जितनी जितनी कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे उतने ताकत से वो उसको पकड़े रहेंगे, उनको भी तोड़ना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। बॉइलिंग का मतलब क्या था? उसको गर्मी से उसको तोड़ देना उनके में, ठीक है? Thus, the hydrocarbon should be arranged in the increasing order of their boiling point from the smallest to the largest molecule. Let's ठीक है, तो बी आंसर आता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया जो समझाया था मैंने आपको? यहाँ तक क्लियर, ठीक है ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, एक एक ध्यान रखना, और एक पॉइंट और समझ लेते हैं जो समझ में आएगा कि किसी को लगे हाथों। 2 तरह के ना होता है, एक तो कार्बन अगर इस तरह से अरेंज हो जाए, ठीक है, जैसे आपका ऐसे ये मैंने छोड़ा हुआ, इसमें हाइड्रोजन लगा होता है, ठीक है? ध्यान रखना, थोड़ी सी केमिस्ट्री ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा आप लोग बस समझ लेना। एक तो इस तरह का हो गया, ठीक है? ये 6 कर लेते करो, समझ में आ जाएगा आपको। आप बोलोगे सर केमिस्ट्री की जरूरत है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है? 6 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है? 6 का मतलब क्या होता है? हेप्टा नहीं, हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है? हेक्सेन हो गया, ठीक है? 6 लगे हुए हैं। एक तो इस तरह का लग सकता है, लग सकता है, 6 लगा दिए। एक आपका इस तरह से हो सकता है, क्यों हो सकता है? होता ही है। ये जितने ये पॉइंट सी है, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ठीक है? ये पता ना आपको क्या होता है? ये क्या है? ये है क्या? ये बेंजीन है, बेंजीन है ये। इसमें भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 है, ये 2 है। अब बताइए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? नीचे वाले का। क्यों? डबल बॉन्ड है ये, डबल बॉन्ड। मैंने बताया कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको गर्म करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसलिए मैं बोला अगर दोनों डाल देना वो कि क्या हेक्सेन और हेक्सीन, सॉरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का आ जाए तो भी पता होना चाहिए कि आपको क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का पता होना चाहिए आपको, ठीक है? बेसिक सी केमिस्ट्री, छोटी सी केमिस्ट्री है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, ना समझ में आए तो पूछ लेना यार, ठीक है ना? आगे बढ़े। टेक्निकल सवाल के बाद एक अच्छा सवाल आ जाता है ना, एप्लीकेशन वाला, जिससे कि थोड़ा सा मूड सही हो जाता है, ठीक है? अब टूथपेस्ट की बात करते हैं, चलिए, ठीक है? टूथपेस्ट प्रिवेंट्स टूथ डिके। टूथपेस्ट निम्नलिखित में से किस क्रियाविधि द्वारा दांतों को क्षय से रोकता है? जो दांत होते हैं आपके, वो किस तरह से मतलब खराब होने से रोका जा सकता है? टूथपेस्ट कैसे रोकता है उसको? 4 ऑप्शन दिए हैं, समझना, क्वेश्चन समझना गया? आप जो ब्रश करते हो रोज, क्यों करते हो भाई? अब दांत खराब होने से बचाने के लिए, तो कैसे बचाता होगा टूथपेस्ट? ठीक है, 4 ऑप्शन है। अतिरिक्त अम्लता को उदासीन करके, न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस एसिडिटी,
स्पाइसीकरण के माध्यम से, मीन्स ऑफ एमल्सिफिकेशन, फ्लोराइड की क्रिया द्वारा, द एक्शन ऑफ फ्लोराइड, दांतों की सतह के ऊपर कैल्शियम की परत बनाकर, मेकिंग ए कोट ऑफ कैल्शियम ओवर द टीथ सरफेस। दांत खराब कैसे होते हैं पहले समझते हैं। ये दांत खराब क्यों होते हैं? आपने कुछ खाया, ठीक है, खा के आप हो गए, ठीक है, और जो बैक्टीरिया हैं उनको जो दांतों में जो खाना लगा रह जाता है वो खाना खाना शुरू करते हैं, और जो उनका वेस्ट वगैरह जो होता है वो रिएक्शन जो होता है वो दांत के ऊपर जो उनका उनसे वेस्ट जो निकलता है, एसिड निकलता है, वो आपके दांत के ऊपर लग जाता है। बैक्टीरिया ने खाना खाया, आपके ही दांतों में लगा हुआ, और जो उनसे जो केमिकल रिएक्शन हुआ उससे जो उन बैक्टीरिया से निकला वो आपके दांत में गया, उस एसिड ने आपके दांत को खराब करना शुरू किया। तो दांत जो खराब होता है, कीड़ा जो लगता है, इसका मतलब है कि बैक्टीरिया थे, उनको खाना आपने दिया, जो आपने खाया था साफ नहीं किया आपने, उसके बाद उन्होंने रिएक्शन किया, जो भी किया, उससे जो उनका जो एसिड निकला वो एसिड आपके दांत पे गिरा, और वो उसने आपके दांत की जो ऊपरी जो लेयर होती है खराब किया, और दांत खराब होना शुरू कर दिया। तो हमें बचाना है अपनी लेयर को। तो लेयर कैसे बचाएंगे हम लोग, कैसे कर सकते हैं? फ्लोराइड से, एक्शन ऑफ फ्लोराइड। तो दांत जो टूथपेस्ट होता है वैसे घिसते हो ना उसका, तो फ्लोराइड होता है, टूथपेस्ट का फ्लोराइड होता है, तो वो उस एसिड को जो बैक्टीरिया ने बनाया होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो खराब खत्म कर देता है, तो एसिड नहीं बचता, तो दांत खराब नहीं होते, ठीक है। The toothpaste primarily prevents the tooth decay through a combination of action, but the most relevant to preventing tooth decay is the action of fluoride, ठीक है। फ्लोराइड strengthens tooth animal। एनिमल क्या होता है? एनिमल तो एक तो एनिमल हो गया, एक एनिमल हो गया, ठीक है ना, ई वाला। ये दांतों में जो लगता है ना, दांत की जो परत जो होती है, नहीं मसोड़ा नहीं, ये दांत होता है जो, ये दांत आपका, दांत के ऊपर का जो परत है, दांत के ऊपर की जो कोट है, ये कोटिंग, इसे बोलते हैं एनिमल। ये एनिमल, ENAML, ठीक है। और ये सबसे हार्डेस्ट होता है, ये बहुत हार्ड होता है, आपके शरीर का सबसे हार्डेस्ट जो है वो एनिमल है, ठीक है। तो कह मैं मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा, तो दांत तोड़ना तो आसान काम नहीं है। दांत तोड़ा आसान है, मतलब उसको जड़ से निकालना आसान है, दांत तोड़ना मुश्किल है, मतलब दांत को तोड़ना ऐसा मुश्किल होती है, उसको कोटिंग जो है अलग तरीके, ठीक है। क्यों? अब 2 बार ब्रश करना है, एक बार कर 2 बार करते हो, 2 बार कर लिया 2 बार, ठीक है ना। Fluoride strengthens the tooth enamel, making it more resistant to acid attacks from the plaque bacteria, sugars in the mouth, ठीक है। और जितना शुगर खाओगे जितना वो और रिएक्शन, और हाँ वो बैक्टीरिया को और मजा आता है, अरे बारे तो चॉकलेट खाएंगे अब तो, पाउडर पाउडर, अरे वो तो थोड़ा खा लो पहले, बहुत टेस्ट है लेकिन ठीक है, ठीक है। अच्छा, फ्लोराइड अगर थोड़ा बहुत टूथपेस्ट में हो तो सही है, लेकिन ज्यादा फ्लोराइड आपके खाने में नहीं होना चाहिए, मैं आप शरीर में जाना चाहिए, तो फिर आपको फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है फिर आपको, तो हर चीज का थोड़ा बहुत तो सही है, लेकिन सही है। तो वेयर एक्सीडेंट है और ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, आपका क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए एक और लीजिए। प्रधान कार्बन स्रोत के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज प्रिंसिपल कार्बन सोर्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, पैरासाइट्स, डिकम्पोजर्स। वैसे ये सवाल केमिस्ट्री का नहीं है, ये सवाल है एनवायरमेंट का, ठीक है ना, लेकिन जब आ गया तो आ गया, आ जाने दो। तो क्या होगा ये बताइए। और पहले तो ये स्वपोषी क्या होते हैं? ये जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि मैरी, जितनी भी मैरी वगैरह होती है सब खुद बना पकाती है, घर की मम्मी खाना पकाती है सब वही, ठीक है, वो सब अपना खाना, यानी कि ट्री प्लांट सब, ठीक है ना, ये ट्री प्लांट जितने होते हैं, अब इनको पता ही आप लोगों को कि पत्तियां होती हैं, ठीक है, ये सब उसके बस्ता मोटा होता है, ये क्या अंदर ले आते हैं, आपके द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, उसके बाद खाना उससे बनता है और ग्लूकोज वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और वेस्ट के रूप में वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज करते हैं तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो ऑटो में खुद खाना पकाने वाले खुद, ठीक है। हेटेरोट्रॉप दूसरा वाला खाना, ठीक है, जैसे हम लोग मम्मी ने पकाया हम लोग खा लिए, ठीक है। पैरासाइट क्या होता है? हम पैरासाइट भी हैं हम लोग, आपको पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है? परजीवी क्या होता है? दूसरे पे डिपेंड करना, जैसे कि एग्जांपल दो। हम्म
क्या चीज? नहीं नहीं, क्या, कौन एग्जाम्पल दो। ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा ये वायरस जो बीमार होते हो तुम लोग, वायरल फीवर होता है तुम्हें, क्या होता है? तो वायरस वायरस जितने भी हो पैरासाइट है। मतलब अगर वो कहीं वायरस जो है अगर ऐसे कहीं लकड़ी पे पड़े हैं तो पड़े रहेंगे ऐसे ही, मरे हुए पड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनको लिविंग सोर्स मिल जाता है, कोई इंसान मिल गया, तो क्या करेंगे, वो आपसे ही एनर्जी चूसेंगे, सारा कुछ आपसे लेंगे और अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे वो। ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि दूसरों को हानि करके अपने को अपना फायदा करते हैं, वो पैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, तो परजीवी, दूसरों पे जिंदा रहने वाला, दूसरों पे जिंदा रहने वाला। ठीक है, डिकम्पोजर क्या हो गया? जैसे कि मान लो कोई पड़ा हुआ वेस्ट, तो ये टूट के डिकम्पोज कर जाए, छोटे टुकड़े में बांट देना। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, आपने आपने खाना बाहर फेंक दो, आप कुछ दिन बाद देखोगे, एक दिन बाद कि वो खाना जो है वो पूरा जो है वो मिट्टी में मिल गया। क्या? वो रोटी जो फेंकी थी आपने, वो रोटी बैक्टीरिया ने इसको तोड़ तोड़ के छोटे टुकड़े कर दिए और वो मिट्टी में आके हो गया। डिकम्पोजर वो होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, आगे बढ़े। एक सवाल लिखिए और, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का उसकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में सही विन्यास है? Which of the following is the correct arrangement of the metals in the decreasing order of their reactivity? हमें यहां पे देखना है कि रिएक्टिविटी कि कौन कितना रिएक्टिव है, रिएक्शन कितना करता है, कि वो किसी से मिलता मिलता है कि नहीं मिलता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है हम लोगों को, सबसे ज्यादा वाला, फिर कम, फिर कम, फिर कम। ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिव। तो चार ऑप्शन है, लोहा, सोडियम, रजत, ताम्र, यानी कि आयरन, सोडियम, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन। अब इसमें क्या है कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए किसकी रिएक्टिविटी कितनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ना एक टेबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो दिखाता हूं आपको, वो टेबल है आपकी ये। ठीक है, ये आप यहां से देखेंगे, दिख रहे हैं यहाँ पे, तो प्लैटिनम दिख रहा है आपको? प्लैटिनम से दोस्ती करता है? करता ही नहीं भाई वो। प्लैटिनम के आप लोगों को ज्वेलरी देखी होंगी आप लोगों ने। ठीक है, तो इसीलिए कीमती है क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं। गोल्ड नॉन रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्ट करता है। सिल्वर उससे कम, मर्करी उससे कम, कॉपर उससे कम, बिस्मथ उससे कम 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 होते हुए सबसे ज्यादा क्या हो रहे हैं? सोडियम और पोटेशियम। देखो आप देखो, और अगर आप पीरियोडिक टेबल याद रखो जो कल पढ़ाया था, तो सबसे लेफ्ट वाले जो ब्लॉक में, पहले वाले ब्लॉक में सोडियम था कि नहीं था? लिथियम, सोडियम वगैरह सब थे कि नहीं थे? ठीक है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, उस सबसे ऊपर वाला हाइड्रोजन था, है ना? एक नंबर नंबर वाले पहले में हाइड्रोजन था, फिर लिथियम था, है ना? था कि सब याद है कि नहीं याद है? सोडियम, पोटेशियम, ये था पहले वाले ब्लॉक के अंदर, पहले वाला ब्लॉक था ये, पहले वाला ब्लॉक। और पहला वाला ब्लॉक सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये तो आपको सब दिख रहे हैं आपको यहाँ पे पहले वाले। ठीक है, और जब हमें इधर वाला पढ़ रहे थे, क्या था वो इनर्ट गैस थी, वो नोबल गैस। ठीक है, क्रिप्टन वो और बाकी सब जो थे सब, जेनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन, ठीक है, वो सब थे। किसी से रिएक्ट करते हैं, ये सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं, और आपको दिख गया आपको। तो इस तरह से आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मैंने कुछ भी दिल में कहा था कि पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा समझ लेना है कि कौन सी चीज कहां पर प्लेस्ड है, वो क्या कर रहा है। जरूरी नहीं कि सवाल वो वाला सवाल पूछे, बल्कि यही मैं बात बोल भी रहा था कि वो पूछ सकता है कि ज्यादा रिएक्ट कौन करता है, कौन नहीं करता है। वो सवाल तो वो आ भी गया ये। ठीक है, अगर वो इनर्ट गैस का पूछ सकता है, तो वो मोस्ट रिएक्टिव गैस का पूछ सकता है, उसे पूछ भी गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में क्या आता है, क्या कौन सा? सोडियम सबसे ज्यादा आता है। तो अब देखिए, हमें पता है कि अगर सोडियम है, सबसे पहले सोडियम होना चाहिए। तो सबसे सोडियम पहले पहले ग्रुप में सोडियम है। ठीक है, मतलब सोडियम बहुत रिएक्टिव है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें करना है, तो ये तो नहीं हो सकता। और यहाँ पर भी सेकंड नंबर पे है, तो ये भी हो सकता। अब ये दो आ गया, सी और डी। सोडियम पहले है, उससे कम वाले में कौन होगा? कॉपर और आयरन। ठीक है, तो और जाएंगे तो हमें पता, ये पता है कि हमें सिल्वर जो है, बिल्कुल सिल्वर के बाद गोल्ड था, उसके बाद प्लेटिनम था, याद है? सबसे कम रेट। तो यहाँ पर सिल्वर हम यहाँ पकड़ लेते हैं हम लोग। अगर बीच का याद भी नहीं है, शुरू के दो तीन याद कर लो और लास्ट के दो तीन याद कर लो, तो आपको एक सवाल आंसर निकल जाता है। क्योंकि सिल्वर के पास इधर गोल्ड है और उसके बाद प्लेटिनम है। यही तो था, याद आ गया? ये था ना, तो डी आंसर आ गया आपका लास्ट में। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर सबसे कम रिएक्टिव है, हाईली अनरिएक्टिव, किसी रिएक्ट नहीं करते ये लोग। ठीक है, और आगे आगे बढ़े।
क्या हुआ? इंट्रोवर्ट, हाँ, ज्यादा बात नहीं करता भाई, अपने एटीट्यूड में रहता है। चलिए अब अच्छा सवाल लेते हैं, अब साइंस पढ़ते हैं। कार्बन के अपर रूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? Which among the following statement is not correct with respect of allotropes of carbon? Allotropes, जब सुना है आपने allotropes? क्या होते हैं allotropes? का allotropes ये हमें कार्बन का allotropes बात करना। अभी पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं समझा दूंगा क्या चीज होती है। आप पहले ट्राई करोगे, आपको ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस या नो? पढ़ा है ना? यस, ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अच्छा अभी तो मैं अलॉट्रॉप बताऊं और क्या होता है, क्या समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चलो बाकी स्टेटमेंट देखते हैं। हीरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन सब्सटेंस। ठीक है कि नहीं है? हीरा है सदा के लिए। ठीक है, हीरा बहुत हार्ड होता है भाई, ठीक है ना, ये भी सही है, हीरा भी सही, हीरा मतलब काफी हार्ड होता है, काफी सबसे ज्यादा हार्डेस्ट वही है ना। वेट नहीं है, वेट से मतलब होता है हार्डेस्ट है, ठीक है। उसका अब हार्ड क्यों है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर अभी बता देता हूँ, बॉन्ड और उसका जो एटम्स, उसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स एटम्स का जो अरेंजमेंट है ना, उसको हार्ड बनाता है। वही चीज है एलोट्रॉप्स, है वो कार्बन। अब कार्बन के भी मतलब किस तरह से एटम अरेंज हैं डिपेंड करता है। मान लो कि जैसे लेट्स सपोज हमारे छह चीजें हैं, तो छह चीजें हम इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं, इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं, छह चीजें हम इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं, अरेंजमेंट है ना। फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, या एक ऐसा हो गया, तो अरेंजमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा है? छह एटम लेकिन अलग अलग अरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये जो एटम है कार्बन के, इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम, वो किस तरह अरेंज हो रहे हैं और क्या शेप बना रहे हैं, वही कहता है एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। है वो कार्बन, लेकिन उनका अंदर का इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज हो रहा है, तो जैसे वो अच्छा अरेंजमेंट होता है, सही तरीके मजबूत अरेंजमेंट होता है, तो वो हीरा बन जाते हैं, हीरा की तरह कठोर बन जाते हैं। और अगर अरेंजमेंट सही नहीं होता है तो ग्रेफाइट की तरह सॉफ्ट हो जाते हैं। ग्रेफाइट की तरह सॉफ्ट होता है, पेंसिल बनती है, ऐसे टूटती है कि नहीं टूटती आपकी? है वो कार्बन, कार्बन से ही आपका पेंसिल की निब बनी है, और कार्बन से ही हीरा बना है, और हीरा जो है सबसे हार्डेस्ट है, और पेंसिल तो तुरंत टूट जाती है। बना एक ही चीज से वो। तो फर्क क्या है दोनों के अंदर? फर्क है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह अरेंज हैं। हीरे के अंदर वो अरेंजमेंट अच्छी तरीके से होता है, जिससे कि उनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत रहती है। ग्रेफाइट में नहीं रहता है, वो एक ज्यादा केमिस्ट्री हो जाएगी, एक फला एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। इस वक्त ज्यादा इंजीनियरिंग हो गई, वो बताना चाहता नहीं था आपको कि, ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही जो इलेक्ट्रॉन जो बिजली को लेके दौड़ता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? है कार्बन, कार्बन के अलग अलग भिन्न भिन्न रूप, कि वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे अपने आप को साइज अरेंज कर रहे हैं, और उस अरेंजमेंट से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है वो कार्बन। लेकिन जब अलग अलग अरेंजमेंट करते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अभी यहाँ कार्बन की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स और किसी और चीज की हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, हाँ बिल्कुल है। हीरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ है, बिल्कुल है। फ्लोरेंस, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, पढ़ेंगे। और हीरे के बाद ग्रेफाइट, ठीक है, दूसरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ है, नहीं, ठीक है, नहीं है। तो ये आपका डी आंसर है आपका, ठीक है। एक और ग्रेफिन भी आता है, लेकिन ग्रेफाइट अलग है, ग्रेफिन अलग है, ठीक है। ग्रेफिन ग्रेफिन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट जो बात हो रही है वो पेंसिल वाली है ग्रेफाइट, ठीक है। तो डी आंसर इसका है कि बहुत हार्ड नहीं होता, ठीक है। आप यहाँ देखो, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, चार अलग अलग तरह के हैं, चार अलग अलग तरह के हैं सब कार्बन से बने हुए, एक ही चीज से बने हुए हैं, लेकिन अलग अलग तरह से बने। क्यों बने? सबके देखो किस तरह से कार्बन का अरेंजमेंट है, एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट जो होता है ना, वो ग्रेफाइट की तरह बना
सॉफ्ट बना सकता है, डायमंड से हार्ड बना सकता है। तो ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरेंस, ग्रेफिन, ये सब कार्बन से बने हैं और इन सबको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट। ज्यादा हो गया थोड़ा सा, है वो कार्बन की। अगर तुम्हारे घर में माता पिता के 4 बच्चे हैं, माता पिता से बने हुए, ठीक है, लेकिन चारों अलग अलग, ठीक है, कोई भाई बात करने वाला ज्यादा, कुछ इंट्रोवर्ट, कुछ एक्सट्रोवर्ट, कुछ पढ़ाकू, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छा, होते कि नहीं होते हैं माता पिता से बने हुए, एक ही तरह का उनके अंदर डीएनए है, बट उनके अंदर की जो किस तरह से संरचना हुई है, अंदर किस तरह से चीजें बैठी है, उससे उनका स्वभाव चेंज हो रहा है। तो कुछ यहाँ पर ही है, कार्बन से बने हुए 4 हैं, बट उनके उनके एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट की वजह से वो अलग अलग शेप मिल रहा है उनको, कुछ बहुत हार्ड बन जा रहे हैं और कुछ बहुत सॉफ्ट बन जा रहे हैं, बस इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इससे आसान भाषा में समझा नहीं सकता भाई मैं, घरेलू नुस्खों के साथ मैं समझाया केमिस्ट्री आपको, ठीक है ना। बढ़े आगे, लिखा फटाफट। चलो आगे बढ़ो। चलिए, अब पूछा है कि अमोनिया बनाने का मास्टर बताओ। अमोनिया बनाने के रास्ते जो हैं, which among the following is a popular method of manufacturing of ammonia? अमोनिया गैस होती है, कहते कौन से रास्ते बनती है, ये भी रट्टे वाला काम है, उसे आप बता नहीं पाओगे। ये है हेबर बॉश प्रोसेस। हेबर बॉश प्रोसेस के माध्यम से अमोनिया बनती है, ठीक है। क्या बनता है कि नाइट्रोजन को और जब हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हैं तो NH3 बनता है अमोनिया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हेबर बॉश प्रोसेस। सिंपल सी बात, ठीक है। चलो भाई, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब 3 और भी दिए थे, ऑस्टवेल्ड प्रोसेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अब ये भी थोड़ा लगे हाथ तो पढ़ लेते हैं क्या भाई। तो ऑस्टवेल्ड प्रोसेस क्या है, ये नाइट्रिक एसिड बनाने का फंडा है, ज्यादा नहीं जाएंगे, बस सिंपल जाएंगे। केमिकल प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड। तो कभी आपसे पूछ ले कि भाई कौन सा किसके मतलब, तो आपका ये क्या है, हेबर बॉश प्रोसेस जो है, वो अगर एमोनिया बना रहा है तो ऑस्टवर्ल्ड से आप नाइट्रिक एसिड बना रहे हो, HNO3 बना रहे हो, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फर्नेस पता आपको, बिजली का फर्नेस का मतलब था भट्टी, भट्टी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक भट्टी यानी कि बहुत बिजली पैदा करने वाला, उसमें आयरन ओर से आयरन निकलता है। मतलब आयरन ओर का मतलब होता है कि ऐसा रॉक जिसके अंदर आयरन भी है और बाकी चीजें भी हैं, इम्प्योर फॉर्म में आयरन है, उसमें से आयरन निकाला जा रहा है, उसके लिए हमें बहुत बड़ी भट्टी चाहिए होती है। तो आयरन फर्नेस हो गया, समझ आ गया। भट्टियां होती बड़ी बड़ी, गर्म टेम्परेचर के अंदर उस आयरन ओर को पिघलाया जाता है, पिघला में पिघले जब पिघल जाता है तब जाके उसमें से आयरन अलग किया जाता है, बाकी चीज अलग की जाती है। देखा ना, भट्टियां बनती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जमीन खोदी और आपके लोहे के रॉड निकल आते हैं जमीन में से, रॉड नहीं निकलते हैं, जमीन खोदते तो रॉक निकलती है, ठीक है, चट्टाने निकलती है। उन चट्टानों को बोलते हैं आयरन ओर। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें से अगर हमें आयरन निकालना होता है तो उसको फिर फर्नेस में पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद आयरन अलग किया जाता है, बाकी चीजें अलग अलग की जाती है, ठीक है ना। हमें बहुत ज्यादा हमें चाहिए होता है, हीट चाहिए होती है, बिजली चाहिए होती है। जब स्टील बनाने का काम, जो स्टील जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा बिजली चाहिए, मतलब गर्मी चाहिए। भट्टी जो है बहुत ज्यादा हीट पैदा कर रहे तो जाके वो स्टील बनता है। तो आज से कुछ 60-70 साल पहले, 80 साल पहले, 40s 50s में जो कंट्री स्टील बनाती थी ज्यादा, उस कंट्री की ताकत उतनी हो ज्यादा मानी जाती। जिस कंट्री ने ज्यादा स्टील बनाया मतलब वो ज्यादा पावरफुल है, जिसने कम बनाया वो कम पावरफुल है, ठीक है। अब पाकिस्तान से जब कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान की समस्या ये है कि एक तो स्टील बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी चाहिए उसको, स्टील बनाना आसान काम नहीं है, सबके बस की बात भी नहीं है। ज्यादा गर्मी चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए, फिर केमिकल के तब जाके स्टील बन पाता है। तो इंडिया बहुत अच्छा बना रही है, इंडिया नंबर 2 या 3 में आ चुका है, कंजप्शन में शायद आई थिंक सेकंड नंबर पे है, या प्रोडक्शन में 2 नंबर पे। ये एक सवाल आया हुआ है स्टील प्रोडक्शन के ऊपर, इंडिया अच्छा बना रही है। नंबर में आई थिंक चाइना है, सेकंड में जापान है, थर्ड में इंडिया, ऐसा ही कुछ है, पर सेकंड थर्ड में इंडिया आती है। सवाल अब देख लेना, क्योंकि ये सवाल स्टील प्रोडक्शन के अंदर देख लेना क्या हाल फिलहाल में, क्योंकि ये सवाल अभी 1-2 साल पहले ही आया हुआ है, स्टील प्रोडक्शन वाला सवाल, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पता क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस? कुछ नहीं होता है, मान लो पानी है, ये पानी है, इस पर बिजली की तार गिरा हुआ,
गिरी तो उसके बाद कुछ गैस की बुलबुले निकालेंगे। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। यानी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो भी पानी होगा या जो भी चीज होगी उसको तोड़ना। तो H2O को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब याद करो, मैं पढ़ा 2 दिन मैंने पढ़ाया था आपको, ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगी है। और मैंने आपको क्या बोला था आपको कि मोदी गवर्नमेंट की एक योजना है जिसके छतों के ऊपर आप सोलर पैनल लगा दो और सोलर पैनल लगा के बिजली पैदा करो। तो एक तो वो तरीके से आप पैदा कर सकते हो, तो आप पैसा मिलेगा आपको, बिजली पैदा करोगे। फिर एक और भी है इसी इसी योजना के अंदर कि अगर बिजली जो पैदा कर रहे हो छतों पे उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ जोड़कर हाइड्रोजन अगर आप बना रहे हो तो उसके अलग पैसे मिलते हैं आपको। वही पानी तो अवेलेबल है ही है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। बिजली आप सूरज से बना रहे हो तो तुरंत आपने हाइड्रोजन गैस बनाना शुरू कर दिया आपने, उसका एक्स्ट्रा पैसा बस थोड़ा सा प्लांट लगाना पड़ता है, कुछ 1-आधा लाख रुपए एक्स्ट्रा सेटअप में लगता है और आप हाइड्रोजन बना रहे हो। तो फिर आपको सरकार ये परचेस कर लेती है आपसे। तो शुरू में आपको अपना पैसा लगा के थोड़ा सा सेटअप लगाना पड़ता है, लेकिन सरकार परचेस कर लेती है। चाहे वो बिजली का परचेस करे तो बिजली परचेस में थोड़ा सब्सिडी कम है, मतलब कि छोटा प्लांट लगता है, 1-1.25 लाख रुपए में बन जाएगा। मतलब डिपेंड करता है कितना बड़ा छत आपकी है। और अगर थोड़ा पैसा आप इन्वेस्टमेंट और करना चाहते हो, 1-1.5 लाख एक्स्ट्रा करना चाहते हो, तो हाइड्रोजन प्लांट भी लगा सकते हो। तो बिजली बनी, उस पैनल से बिजली बनाई, वही बिजली से आपने पानी में उसको बिजली को दौड़ा दिया, तो वहां से हाइड्रोजन गैस रही, वही हाइड्रोजन गैस को आपने इकट्ठा किया और सरकार को बेच दिया। सरकार की ये योजना है। पढ़ाई थी मैं आपको जब करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था ना आपको, समझ आ गया इलेक्ट्रोलिसिस वाला? क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से जो हम कुछ बनाते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन वाया इलेक्ट्रिसिटी। कांच के बारे में पढ़ते हैं, कांच यानी कि ग्लास। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ सिलिका। पहले समझते हैं कि सवाल तो पहले ये था कि ग्लास बनता है किससे? सिलिका से बनता है। सिलिका, सिलिका होता है ना, सिलिकॉन, सिलिका, हम सुना, ठीक है। तो ग्लास आप जो देखते हो, ग्लास वो किससे बना होता है? सिलिका से। सवाल तो ये पूछा गया है कि भैया वो सिलिका जो लाओगे वो कहां से लाओगे? कहां से लाओगे आप? 4 हैं, पाइन क्ले सॉइल, वुड पाउडर, कोकोनट शेल या बालू। पाइन क्ले सॉइल, वुड पाउडर, कोकोनट शेल और सैंड। कहां से लाएंगे आप सिलिका? सैंड से। आप बताइए। पाइन क्ले, आप बताइए। नो आइडिया सर। हम तो सीधा खरीद के ले आएंगे, ठीक है। हम सैंड नहीं खरीदेंगे। आंसर है सैंड। क्या है आंसर? सैंड। सैंड से ही जो सैंड के अंदर सिलिका होती है वही यूज की जाती है ग्लास बनाने में, ठीक है ना। और ग्लास को क्या बोलते हैं? ग्लास क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है? ग्लास क्या है? ग्लास क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या है? क्या है? लिक्विड का सॉलिड फॉर्म तो कहते हैं नाइट्राइट। हाँ, लिक्विड। सुपर कूल लिक्विड क्या है? तो ये लिखना आंसर है, मतलब एग्जाम में आप पूछा सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब सिलिका जो गीला कर देते हैं ना, मतलब लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको ठंडा करते हैं तो वो ग्लास बन जाता है, इसलिए ट्रांसपेरेंट है। सॉलिड का सॉलिड है वो, और ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट है। तो सुपर कोल्ड लिक्विड जो ट्रांसपेरेंसी है उसको लिक्विड लिक्विड की वजह से मिलती है, और सॉलिड वैसी हो गया फिर वो, ठीक है। सुपर कोल्ड लिक्विड बालू से, बालू में मिलता है सिलिका, ठीक है। बढ़ेंगे, देख लो, चलो आगे बढ़ते हैं। Who among the following is the correct arrangement of halogens in the increasing order of their oxidizing nature? थोड़ा केमिस्ट्री है, थोड़ा समझते क्या है, हार्ड केमिस्ट्री। कौन निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन समझ होते हैं? हैलोजन क्या होता है? ठीक है, सॉल्ट होते हैं, ठीक है, उनको हैलोजन कहते हैं। उनकी ऑक्सीडेशन प्रकृति बढ़ते हुए क्रम में सही कराइए। ये चार पांच चीजें हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरियम, आयोडीन, क्लोरीन, बोरियम, बेरिन, फ्लोरीन, आयोडीन, बेरियम, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और एक ना आपके में सॉल्ट हैलोजेंस कहते हैं। सॉल्ट है में आपका क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 चीजें होती हैं और बनाया जाता है।
ठीक है, ये क्या है देखिए, अगर आप ध्यान से दो आपको समझ में आ जाएगा, इस फोटो समझ में आ जाएगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, मैंने हमेशा कहा कि जब करते 2 8 ऐसा बनता था ना, इस तरह बनता नहीं है, 2 8 18 वाला बनता था, 2 8 ठीक है ना, ये होता ना, ये क्या 2 8 18 है, मैंने कि लेट्स सपोज फ्लोरीन के 9 होते हैं, तो पहले वाले उसमें कितने, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, ये लिखा था ना 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, लेकिन इसमें 7 ही है ना। क्लोरीन की बात करते हैं, इसमें 2 8, तीसरे वाले में 7 होंगे। ब्रोमाइन में 35 है, 2 8 18, 7 बच गया, आखिरी वाले में 8 होने चाहिए, लेकिन 7, सब में 7 7 बच रहा है, ठीक है। अगर 8 हो जाता तो ये क्या बन जाते हैं ये लोग, तो ये बंदे इनर्ट गैस है सर, जिनमें 8 8 8 होता है वो क्या होते हैं, वो इनर्ट गैस होती है, लास्ट लास्ट वाला होता है जिसमें वही नोबल गैस बन जाती है। तो नोबल गैस से पहले वाले जो ब्लॉक होता है उसको हम बोलते हैं हेलोजेंस बोलते हैं, वो लास्ट वाला ग्रुप क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, नोबल गैस, और नोबल गैस से पहला वाला जो होगा जिसमें 7 7 7 होंगे उनको बोलेंगे हेलोजेंस। याद आ गया, समझ आ गया। सोडियम वाला पहला था, वो आपके नॉन मेटल्स, मोस्ट रिएक्टिव। आखिरी वाला पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, नोबल गैस, उससे एक पहले वाला कौन सा होगा, हेलोजेंस। बेसिक बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सब में 7 7 हैं। अभी क्या, ये बहुत अभी 7 हैं, ये भूखे हैं कि इनको एक मिल जाए, कहीं से एक मिल जाए कि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो जो इनकी भूख है असल में वही ऑक्सीडाइजिंग है, कि वो किसी से दूसरे से एक मांग ले, किसी तरह से मांग ले और अपने को स्टेबल कर लें। सारा गेम क्या है, स्टेबल करने का। और स्टेबल कब होंगे, जब इनके आखिरी वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अभी 7 हैं। तो ये पूछा गया है इसके अंदर कितनी ताकत है मांगने की, समझ में आ गया। तो ऑक्सीडाइजिंग पूछा जा रहा है, तो भाई कौन किस हिसाब से मांग सकता है, तो सबसे ज्यादा मांगने वाला कौन बंदा होगा यहां पर, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉन चोर की तरह समझे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस तरह दे दो भाई, अब एक दे दो मुझे, तुम्हारा कुछ होना हो मेरा भला हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, चूंकि फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, तो ये इनका, ये सबसे कम, फ्लोरीन फ्लोरीन छोटा होता है क्योंकि साइज छोटा होगा, देखिए यहां पर बोल सकते हैं, ये समझ आ गया। तो क्योंकि ये इसमें एटॉमिक नंबर कम है इसका, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कम होने से क्या हो गया, तो पावर कम है, तो मांगेगा तो कम मांग पाएगा। लेकिन जैसे नीचे आ 17 में, तो क्लोरीन में 17 एटॉमिक नंबर है, ज्यादा हाथ जोड़ के मांग सकता है। ब्रोमाइन के पास और 35 है, ज्यादा वो शिद्दत से मांग सकता है, ठीक है। फिर आयोडीन है तो और ज्यादा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मांगने की क्षमता बढ़ जाएगी, है ना, ठीक है ना। तो क्लोरीन सबसे कम, छोटा ही सही है, तो क्लोरीन ब्रोमीन इस तरह से आपका जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर मूव करेगा, ठीक है। थोड़ी केमिस्ट्री है बट बर्दाश्त करो, फिर बार बार कह रहा हूँ बर्दाश्त कर लो, क्योंकि चीजें पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं ये, बहुत एनसीईआरटी के अंदर ही है ये सब, ये बहुत हाई फाई नहीं है। अब अगर पढ़ा नहीं है ढंग से तो बस गलती आपकी है। हमने क्या समझा, हेलोजन क्या चीज है, क्या है पीरियोडिक टेबल पे हेलोजन कहाँ पे होंगे, नोबल गैस से पहले वाले, ठीक है। और इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे चाहिए, 7 होने चाहिए। अगर 8 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो नोबल गैस बन जाएगा, ध्यान रखना पूछूंगा तो, ठीक है। 7 हो जाएंगे, 7 मतलब, और 7 है इसका मतलब बड़ी वो तत्परता से वो एक मांग रहे हैं, उनको चाहिए एक, एक 8 हो जाए तो वो स्टेबल हो जाए, गंगा नहा लें, ठीक है। तो ये मांगने की क्षमता कैसे बढ़ेगी, एटॉमिक नंबर, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे ये मांगने की क्षमता बढ़ती है। तो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बढ़ेगा, तो ये आपका क्लोरीन फ्लोरीन कहा गया, फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन पहला वाला, ठीक है। चलिए, बाजार में उपलब्ध, बाजार में गए आप लोग, वहां पर आपको ना कॉपर सल्फेट क्रिस्टल मिला। क्रिस्टल क्या होते हैं, होते ना ग्लास टाइप के होते हैं, थोड़े क्रिस्टल होते हैं ना, देखिए क्रिस्टल आप लोग पहनते बनते भी होगा, कुछ लोग पहनते भी गले वाले में लगाते हैं। तो बाजार में गए आपको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल मिला, ठीक है, नीले रंग का क्रिस्टल मिला, देखिए नीले रंग के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। सावधानी से गर्म करने पर ये सफेद रंग का हो जाते हैं, अगर आप गर्म कर दो तो सफेद हो जाएंगे, नीले सफेद हो जाएंगे। क्यों भाई, क्या कारण हो सकता है, ऑक्सीजन के कारण, नाइट्रोजन के कारण, जल के कारण, हाइड्रोजन के कारण, किसकी वजह से ये सफेद हो जाएंगे,
कॉपर कॉपर के सल्फेट क्रिस्टल है, देखे आपने, नीले रंग के होते हैं, अगर उनको गर्म किया जाए सफेद हो जाते हैं। ऑक्सीजन कह रहे क्यों सफेद हो जाते हैं? CO4 होता है। इस आंसर को समझने के लिए पहले तो हमें समझना पड़ेगा पहले वो नीले हैं क्यों, वो नीले क्यों हैं, सवाल ये है, ये सवाल का आंसर है पहले वो नीले क्यों हैं। तो नीले इसलिए क्योंकि उसके अंदर पानी है, वाटर के मॉलिक्यूल होने की वजह से जब लाइट पड़ती है उस पे और वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होते हैं तो वो रिएक्ट करके मतलब इस तरह से उनका रिएक्शन रिफ्लेक्शन होता है कि नीले बन जाते हैं। जिस तरह हीरा जो चमकता है, कैसे चमकता है, क्यों चमकता है, कि लाइट पड़ती है और उसके अंदर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और हीरा चमकने लगता है। हीरा खुद ही चमकता है, उसके अंदर खुद के अंदर कुछ लाइट नहीं लगी हुई है, बाहर की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो कॉपर सल्फेट पानी के 5 मॉलिक्यूल्स उसके अंदर है। अब जब आपने पानी से गर्म किया तो पानी हवा हो गया, और पानी हवा हो गया तो CuSO4 5H2O में से 5H2O गायब हो गया, खाली CuSO4 बचा जो कि है व्हाइट रंग का। ये कुल आंसर इसका। ये क्रिस्टल्स आपके दिख गए, ठीक है। पानी इसके अंदर होता है CuSO4 5H2O, फॉर्मूला 5H2O, पानी की इसके अंदर पानी होता है, ये नहीं पानी निचोड़ के पानी निकाल देना इसमें से, ठीक है। और गर्म करोगे तो ये 5H2O हट जाएगा और CuSO4 रह जाएगा जो कि व्हाइट रंग का होगा। तो नीले रंग क्यों है, पानी की वजह से। सवाल ये था असल में कि वो पूछा था कि पता नहीं था कि क्रिस्टल के अंदर पानी भी होता है, तो ये पानी है। ये भगवान, आज बहुत ज्यादा केमिस्ट्री के ढक्कन खुल गए हैं। चलो कोई बात, आसान आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वाले सवाल भी है तो मजा भी आ रहा है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा सरदर्द नहीं हो रहा है। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल, बस लास्ट पे कुछ रह गया। अब ये है थोड़ा सा आखिरी सवाल, सवाल आखिरी है लेकिन 3-4 हम कॉन्सेप्ट समझेंगे इसमें, और ये प्योर केमिस्ट्री है। प्योर केमिस्ट्री का मतलब बेसिक केमिस्ट्री है, आनी चाहिए। तो बात केमिस्ट्री तो होती है वो इसी से होती है, जब केमिस्ट्री किताब खुलती है तो उसी से होती है, ठीक है। वो पूछा जा रहा है, जब एक ही तापमान और दाब यानी प्रेशर पर सभी गैसों के समान आयतन को मापा जाता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस when measured at the same temperature and pressure contain equal number of particles, तो उसमें कणों की समान संख्या होती है। ये कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं भाई, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ या ल्यूजेक लॉ। ये है गैस लॉस, केमिस्ट्री के गैस लॉ। जब केमिस्ट्री किताब खोले होगे ना 9th में 8th में, तो शुरुआत में गैस लॉस पढ़ते हैं हम लोग ना। याद है कि नहीं, ये पता कि पढ़ा था, ये नहीं पता कि ये तो अभी पढ़ लेंगे, बता दूंगा मैं, वो घबराओ नहीं। लेकिन जब किताब खोली थी केमिस्ट्री की तो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो नंबर, नाम सुना ना, एवोगाड्रो नंबर सुना है ना, नाम सुना है ना। चलो चलो, ये तो इसी बात खुशी है कि पता है भाई, सुना है नाम। आप लोग सर कौन सी भाषा बोल रहे हो। तो शुरुआत में आप किताब 9th क्लास की किताब, कौन क्लास को, तो उसमें शुरुआत 8th में ही ना, 8th क्लास में आपको चार्ल्स लॉ बोल देते हैं, चार्ल्स लॉ की बात करो कि भाई गैस है, वो गैस प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर पे कैसे काम करती है। तो ये रिएक्शन जितने कि वॉल्यूम अगर अगर अभी बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा मैं आपको, सीधे ना ये 3 चीजों का क्या पढ़ते हैं कि कोई गैस है, अगर प्रेशर उसका अगर स्टैटिक कर दिया जाए तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी, टेम्परेचर के साथ कैसे बढ़ेगा, मतलब रिलेशन कि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में क्या संबंध है, या वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में संबंध क्या है, या प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में संबंध क्या है। यही पूरी कहानी जो है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, सब लॉ है। ये गैस का संबंध प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ और वॉल्यूम के साथ कैसे काम करता है, ये है इट लॉ, ठीक है। तो समझते हैं इसको, इसका आंसर एवोगाड्रो लॉ है, ठीक है। वो कहता है, क्या बोलता है, आंसर देखिए, अच्छी फोटो है भाई, फोटो बड़ी प्यारी प्यारी है, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर मान लो एक एक केजी का नाइट्रोजन होगा और 1 kg का ऑक्सीजन होगा, तो क्या दोनों के अंदर इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे? हाँ होंगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस contains सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर।
यानी कि अगर दो दो डब्बे रखे और टेम्परेचर प्रेशर हमने बराबर रखा, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो बराबर रखा, तो उसमें बराबर ही से ही होगा। यानी जैसे चलो पूछते हैं, 1 किलो लोहा और 1 किलो कपास कौन भारी होगा? बराबर होगा, भारी होगा, बराबर होगा। जो ये समझ जो उसका आंसर दे पाएंगे वो सब इसको समझ गए होंगे। सेम होंगे भाई, 1 किलो, किलो मैटर करता ना, चाहे लोहा हो, चाहे कपास हो, चाहे गन्ना हो, चाहे कुछ भी हो, 1 किलो तो 1 ही किलो है ना। फिर उसका वेट भी हमें वॉल्यूम थोड़ी मतलब है। तो सर वो आएंगे कैसे फिर अगर वॉल्यूम का मतलब नहीं है तो? मान लो 1 किलो लोहा, ये बॉल के रूप में 1 किलो लोहा है, ठीक है, और 1 किलो कपास, इतना बड़ा सा कपास, वॉल्यूम से मतलब ही क्या है? हमें तो वजन से मतलब है ना, तो बराबर होगा कि नहीं होगा दोनों? भाई 1 kg इक्वल टू 1 kg, 1 kg 1 kg होता है, चाहे किलो हो चाहे कपास, 1 kg 1 kg है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर इक्वल वॉल्यूम है ना तो उसके ना मॉलिक्यूल्स बराबर ही होंगे, यही बात बोल रहा है यार अभी, कि अगर वॉल्यूम बराबर है, टेम्परेचर बराबर है, प्रेशर बराबर है, तो मॉलिक्यूल्स भी बराबर ही होंगे, ठीक है। ये है एवोगैड्रो लॉ, समझ में आ गया? ये इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर, डबलिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल द प्रेशर, ठीक है। वो वाला छोड़ दो उसको, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया? ये ऊपर जो बने यही है। हाँ, ये पता नहीं उसको नहीं होगी, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस कंटेनर, तो ये फॉर्मूला का था फॉर्मूला अभी काम नहीं आया, पढ़ दो, ठीक है। यार समझ आ गया, सिंपल लाइक समझ आ गई। चलिए अब हम देखते दूसरा पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चार्ल्स लॉ पढ़ लेते हैं। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, देखिए, यहाँ देखिए चार्ल्स लॉ, इसको कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अब प्रेशर बराबर रखा, प्रेशर में कुछ हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर प्रेशर बराबर है, कोई कुछ जितना वॉल्यूम, ठीक है, जितना टेम्परेचर उतनी वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों एक रेशो में बढ़ेंगे, कि जैसे वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाया वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाया वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाया वॉल्यूम बढ़ गया। अब यहां पे एक सवाल लाता हूं आपको, ठीक है, आप लोगों ने एक और प्रैक्टिकल सवाल है, समझना आपको, ठीक है। एक्सप्रेस वे नाम सुने, गंगा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, वहां पर एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन आती है। जब गाड़ियां वहां चलती हैं बहुत हाई स्पीड में, तो गाड़ी के टायर बस्ट हो जाते हैं, वहां बड़ी समस्या है। बहुत तेजी से गर्मियों में गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं, 100 की स्पीड से, 100 की स्पीड से, तो गाड़ी के टायर फट जाते हैं, और उससे बहुत एक्सीडेंट हुए, कई लोग मर भी गए, ठीक है। तो ये एडवाइजरी दी गई कि टायर के अंदर हवा जो है कम भरी जाए, कम भरी जाए, जिससे कि टायर बस्ट ना हो। अब ये स्टेटमेंट मैंने बोल दिया है, तो अब आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि टायर बस्ट क्यों हो रहा है? टायर में बहुत चल रहा हुआ है, उसका जो स्पीड में गाड़ी का हीट जनरेट करता है, बिल्कुल अच्छी बात है। हीट जनरेट मतलब जो अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स है वो भी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहे हैं, गर्म हो रहा है, इधर हीट कर रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, जैसे कि टायर, बहुत गाड़ी बहुत तेज जा रही है, गर्मी तो गर्मी हो रही है, ऊपर से हाई स्पीड से गाड़ी चल रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है, तो टायर गर्म हो गया, गर्म हो गया, ठीक है। टायर गर्म हुआ तो अंदर जो गैस भरी हुई है वो भी गर्म हो गई, वो गर्म हो गई तो एक्सपेंड कर गई, फैली, और फैली टू फाड़ दिया उसने। इसे बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा, अगर टेम्परेचर होगा और टेम्परेचर गर्म कर दोगे तो और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से आ जाएगा। तो सवाल ये बहुत बढ़िया बना था सवाल ये, कि अगर जो बस पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर, तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से लग रहा है कि भैया तुम गैस ही कम रखो ना, मतलब पता कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, हम गैस को तो कम कर सकते हैं ना। समझ में आ गया कि भाई टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी बढ़ जाएगी, ये है चार्ल्स लॉ, समझ में आ गया। इसलिए गर्मियों में टायर
वो कम सवाल ये पूछ सकते हैं कि गर्मियों में टायर की हवा कम रखी जाती है तो वो इसलिए कि फटे ना, क्यों ना फटे, चार्ल्स लॉ के हिसाब से टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ता है गैस का। जैसे कि सेम सेम सोचो कि गर्मियों में ट्रेन की पटरी जो होती है उसके बीच गैप होता है, ये गैप क्यों दिया था ट्रेन की पटरी के बीच में, कि भाई लोहा जो है वो गर्मी में फैलता है ना, ऐसे करके फैल जाता है, तो वो फैल सके और ट्रेन की पटरी बेंड ना हो जाए इसलिए थोड़ा गैप छोड़ देते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी इसी तरह का पॉइंट बनने चल रहा है। समझ में आ रहा ना, ये समझ में आ रहा बेटा, ठीक है ना, ऐसे नहीं समझ लेना कि पूछूंगा मैं, ठीक है। ये गाय ल्यूजेक लॉ, ठीक है, ये क्या है, द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। अच्छा वही उल्टा ही मिल रहा है, प्रेशर ऑफ गैस, वो कह रहा है टेम्परेचर, अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा, अगर अगर यहाँ ना वॉल्यूम बराबर रखा गया, वॉल्यूम बराबर रख दिया गया है, ठीक है, एक डब्बा है उसके अंदर वॉल्यूम को बिल्कुल बराबर कर रखा है, कुछ हिल नहीं रहा, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, नीचे से आग लगा दी गई, ठीक है, सॉरी क्या बोला था, प्रेशर ऑफ गैस है, ठीक है, एक डब्बा है, डब्बे में से आपने उसको बिल्कुल डब्बा बंद कर रखा है, नीचे आग लगा दी गई, तो जो ये है अंदर का जो प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस एज इस टेम्परेचर इंक्रीजेस। कभी आपने डब्बे फटते हुए देखे कभी, जैसे कि नहीं नहीं, जैसे कि अगर कोई डब्बा है, अगर ऊपर उसका लिड लगा हुआ है, ठीक है, अंदर मान लो कोई भी, उसको गर्म कर दो, गर्म करते रहो तो अंदर की जो गैस है ना वो फैलती बन जाएगी और इतना प्रेशर डेवलप करेगी कि वो ढक्कन फाड़ के फट जाएगा, निकल जाएगा ऊपर। परफ्यूम होता है सेम, फटता है ना, बस यहाँ पर निकला है क्योंकि वॉल्यूम उसको ऊपर ऊपर उठने की परमिशन है नहीं, ऊपर उठ नहीं पा रहा है वो, तो वो फाड़ के प्रेशर डेवलप होता है, जब इतना चाहता था कि वो इतना प्रेशर बढ़ जाए कि ऊपर लिड की पावर को भी ओवरकम कर जाए तो फट के बाहर निकल जाता है वो, तो लगभग ये वही क्या है, ठीक है ना। द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर हमारा हुआ है तो P इक्वल टू T1 T1, ये फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाया प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है ये सब, ये ठीक है। और ये चारों जो हैं जो मैंने पढ़ाया आपको, ये इनको इस फॉर्म में कल समझ लेंगे, समझा दिया मैंने, ये रखे हुए और देख लेंगे तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब है, ठीक है। मुझे आपको समझ में फोटो बड़ी अच्छी लग रही है, आपको देख लेना, पर समझ लेना, बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश मैंने की है आपको कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन पढ़ लेते बहुत बेसिक सा है ये, और ये आना, ये एक्सपेक्ट किया था कि आए आपको, इतनी केमिस्ट्री तो आए आपको, तो या तो वो आपको सीधे सवाल पूछ लेगा, मतलब थ्योरी में पूछ लेगा, या आपसे जैसे भी टायर फट जाते हैं, ये फट जाते हैं, उससे पूछ लेगा आपसे वो दोनों, ठीक है, चलिए।